जय हिंद। देखिए, आज हम बीएनएस का अध्याय 1 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करता है, यानी किसकी जगह पर लाया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी। लेकिन जब हिंदी में लिखा होता है तो बड़ा दिक्कत होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो दंड संहिता है उसको पीनल कोड कहते हैं और जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, यानी सीआरपीसी कहते हैं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम नहीं बदला गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहले भी था, अभी भी था, बस पहले इसको इंडियन एविडेंस एक्ट इंग्लिश में बोलते थे, अब इसको हिंदी में बीएसए बोलते हैं 2023। और ये कब आया था? 1872 में। अगला क्वेश्चन है, बीएनएस को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो इसमें 3 प्रश्न है। मंजूरी मिली इसको 25 दिसंबर 2023 को, और ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2023 से। साथ ही जिस दिन मंजूरी मिली उसी दिन इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो अगर प्रश्न ये बने कि बीएनएस को भारत के राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया, तो वो भी था 25 दिसंबर 2023, यानी जिस दिन यह कानून पारित हुआ उसी दिन प्रकाशित भी हुआ। प्रकाशन का अर्थ होता है कि जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो जनता को एक आधिकारिक सूचना देती है, उसी को कहते हैं गजट निकालना, यानी कि राजपत्र में प्रकाशित करना। देखिएगा, बीएनएस कैसा कानून है? मूल कानून है बीएनएस। मूल कानून का मतलब होता है जो परिभाषा बताए, यानी कि किसी भी बात के बारे में, विषय के बारे में आधार प्रदान करे। वहीं आप देखिएगा बीएनएसएस को, तो बीएनएसएस एक प्रक्रियात्मक कानून है, यानी कि प्रोसीजर कोड है। और साथ में विशेष कानून मतलब स्पेशल लॉ, तो पोक्सो एक स्पेशल लॉ है। फिर इसके बाद देखिएगा बीएनएस में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो बीएनएस में कुल 20 अध्याय व 358 धाराएं हैं। बीएसए में 12 अध्याय और 170 धाराएं हैं, और बीएनएसएस में 39 अध्याय और 531 धाराएं। तो ये तीनों आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है बीएनएस को किस मंत्रालय ने बनाया था? बीएनएस को गृह मंत्रालय के अधीन तैयार किया गया है, गृह मंत्रालय ने इस कानून को। तो हमारे जो तीनों आपराधिक कानून है ये गृह मंत्रालय के अधीन बनाए गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही पुलिस होती है। गृह मंत्रालय कानून व विधि व्यवस्था का मुख्य नोडल मंत्रालय होता है, इसलिए बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए तीनों आपराधिक कानूनों का निर्माण गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। लेकिन कानून की जो फाइनल ड्राफ्टिंग होती है या कानूनी भाषा में उसे लिखने का कार्य करता है, तो वो किया है विधि मंत्रालय ने। तो आपसे पूछे कि किस मंत्रालय ने बनाया है, तो वह गृह मंत्रालय ने। लेकिन किस मंत्रालय के द्वारा ड्राफ्टिंग की गई, तो विधि मंत्रालय। बीएनएस का पूरा नाम, संक्षिप्त नाम, लागू होने की तारीख व सीमा का वर्णन किसमें है? तो देखिए, बीएनएस की जो पहली धारा है ना, वही नाम को बताती है कि इसका नाम क्या है, ये किस दिन से लागू हुआ और कहां कहां तक लागू रहेगा, यानी लागू होने के बारे में भी यही बताती है। और साथ में इसकी सीमा क्या होगी, यानी कि इसका क्षेत्र क्या होगा, ये सब कुछ बताती है। तो बीएनएस की धारा 1 नाम, लागू होने की तिथि या तारीख, सीमा यानी कितने क्षेत्र में लागू होगा, इसके बारे में बताती है। इसके बाद बीएनएस में कौन सा नया दंड जोड़ा गया है? तो बीएनएस में अभी जो नया दंड जोड़ा गया है वह सामुदायिक सेवा यानी कि सोशल सर्विस को जोड़ा गया है। अब अगला देखिएगा, बीएनएस की किस धारा में परिभाषा की चर्चा की गई? इसमें कुल मिलाकर 39 परिभाषाएं दी गई हैं। तो किस धारा में दी गई हैं? धारा 2 में दी गई हैं। इसके बाद देखिएगा बीएनएस की धारा 2 की कितनी उपधाराएं हैं, यानी कितना इसको उपधाराओं में, सब आर्टिकल्स में बांटा गया, सब सेक्शन में। तो 39 उपधाराओं में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि 2 का 1, 2 का 2, ऐसे करके 39 तक गया है, यानी कि 2 को 39 बार बांटा गया है। तो ये याद रखिएगा। फिर इसमें लिंग शब्द का अर्थ क्या है? तो जो आईपीसी था पहले, उसमें लिंग में सिर्फ पुरुष और स्त्री को जोड़ा गया था, जबकि अब स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों को जोड़ लिया गया है। तो बीएनएसएस में समझिएगा कि लिंग बोला जाए, जेंडर का मतलब, तो एक ही बार में स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों आएंगे। तो देखिए, न्यायाधीश से क्या आशय है? केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीनों प्रकार के न्यायालय के न्यायाधीश, या हर वह व्यक्ति जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला दे सके। तो हर वह व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा, यानी जज कहलाएगा, जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला देने के लिए अधिकारी है। जैसे राजस्व के मैटर जब कलेक्टर सुनता है तो उसको भी कुछ हद तक सजा सुनाने का अधिकार होता है, सुनवाई करने का अधिकार होता है। तहसीलदार भी सुनवाई करता है, इसलिए कलेक्टर भी एक न्यायाधीश है। पंचायत का सदस्य भी सुनवाई करता है, तो वह भी एक न्यायाधीश है। लेकिन पुलिस न्यायाधीश नहीं है, पुलिस को न्यायाधीश में नहीं गिना गया, क्योंकि पुलिस के पास अपने हक से कोई भी फैसला करने का अधिकार नहीं है। बीएनएस में राज्य क्षेत्राधिकार क्या है, यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या है? बीएनएस कहां लागू होगा? राज्य में कानून का लागू होना,
या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना, या भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में लागू होना। तो भारत की संपूर्ण भौगोलिक सीमा में लागू होना उसको कहेंगे राज्य क्षेत्राधिकार। फिर इसके बाद राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये था जो इसके पीछे आपने देखिए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब अपने देश की सीमा के अंदर, और दूसरा है राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मतलब हमारे जुरिडिक्शन से जो बाहर की चीज है, हमारे क्षेत्र से जो बाहर की देश। तो भारत की भौगोलिक सीमा नहीं, ये नहीं है। भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर का क्षेत्र जो है वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में आएगा। तो जैसे पाकिस्तान राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार में आएगा, दुबई या कोई भी अन्य देश भारत की सीमा को छोड़कर बाकी सारी सीमा राज्य क्षेत्रातीत है। क्षेत्रातीत मतलब बाहर की चीज। बीएनएस में वर्ष की गणना का आधार कौन सा कैलेंडर है? विक्रम संवत कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर, हिजरी सन कैलेंडर या ब्रिटिश ग्रेगोरियन कैलेंडर? तो ब्रिटिश ग्रेगोरियन कैलेंडर का ही प्रयोग किया जाता है। देखिएगा भारत की प्रादेशिक जल सीमा पर बीएनएस लागू होगा? तो जी हाँ लागू होगा, क्योंकि राज्य क्षेत्राधिकार में जल की सीमा भी आती है। भारत का जहां तक जल क्षेत्राधिकार है वहां तक बीएनएस लागू होगा, उस क्षेत्र तक जो भी अपराध होगा वो भारत में ही वहां पर कानून लागू होगा। भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करे तो वह किस क्षेत्राधिकार के तहत दंडित किया जाएगा? स्थानीय क्षेत्राधिकार, दीवानी क्षेत्राधिकार, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकार या फिर राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार? तो अभी हमने बताया कि भारतीय नागरिक है लेकिन अपराध कहां कर रहा है? दूसरे देश में जाकर, तो हमारे देश से तो बाहर हो गया, तो राज्य क्षेत्राधिकार तो लगेगा ही नहीं। राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। तो बीएनएस देश के अंदर भी लागू होता है, देश के बाहर भी लागू होता है अगर भारत का नागरिक हो तो। बीएनएस में बालक शब्द का क्या अर्थ है? तो 18 वर्ष की कम उम्र के व्यक्ति को बालक माना जाता है। 28 दिन तक के बच्चे को नवजात कहा जाता है। उसके बाद 29 दिन से लेकर 1 वर्ष तक, 29 दिन से लेकर 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। फिर उसके बाद 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को निर्दोष कहा जाता है, यानी उसका कोई दोष नहीं होता, वो कोई भी अपराध कर देगा तो उसको कानून छूट दे रखा। 12 वर्ष तक के बच्चे को अबोध कहा जाता है, मतलब निर्दोष तो नहीं माना जाएगा पूर्णतः, पर बोध नहीं उसे सोचने का, इसलिए 12 वर्ष तक के बच्चे को अबोध कहा जाता है। 16 वर्ष तक के बच्चे को किशोर कहा जाता है। 18 वर्ष तक के बच्चे को या 18 वर्ष से कम होने पर बालक कहलाता है, से अधिक होने पर उसे वयस्क या फिर वयस्क के साथ साथ हम उसको बालिग भी कह सकते हैं। तो ये है पूरा विवरण। तो यहां समझिएगा कि 28 दिन तक के बच्चे को नवजात कहते हैं, 29 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहते हैं, 7 वर्ष तक के बच्चे को निर्दोष, 12 वर्ष तक के बच्चे को अबोध, 16 वर्ष तक के बच्चे को किशोर, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और 18 वर्ष से अधिक उम्र के बालिक या वयस्क। 60 वर्ष से अधिक के लोगों को फिर बुजुर्ग कहा जाता है, सीनियर सिटीजन। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना। बीएनएस के तहत इनमें से कौन सा अपराध है भारतीय नागरिक द्वारा विदेश में किया गया अपराध, भारत में पंजीकृत विमान या जहाज में किया गया अपराध, भारत से बाहर भारत पर साइबर हमला करना? तो ये सभी ही अपराध हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में जाकर अपराध करता है तो वह भारतीय कानून के द्वारा ही दंडित होगा, क्योंकि वो भारत का नागरिक है। दूसरा, भारत में पंजीकृत विमान व जहाज को भी शामिल किया गया है सीमा क्षेत्र में। तो जो जल सीमा क्षेत्र है उसमें विमान और जहाज दोनों शामिल है राज्य क्षेत्राधिकार में। भारत में पंजीकृत किसी विमान या जहाज के ऊपर विवाद करता है या फिर यहाँ पर कोई अपराध करता है तो उसको उसी कानून के तहत दंडित किया जाएगा। भारत से बाहर लेकिन भारत पर साइबर हमला, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान का है और वो दुबई में जाकर के और भारत की कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करता है, तो क्या इसको दंडित किया जाएगा? बिल्कुल। भले वो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन उसने भारत के साइबर सिस्टम पर अटैक किया है, इसलिए उसको दंडित किया जाएगा। यदि भारतीय नागरिक भारत से बाहर अपराध करता है तो किस धारा से दंडित होगा? सिंपल, इसमें धारा 1 है, आपको पता ही है क्योंकि ये राज्य क्षेत्राधिकार की बात कर, क्षेत्रातीत अधिकार की बात करता है, यानी राज्य से बाहर क्षेत्र है। चल संपत्ति से क्या आशय है? घर, भूमि, पेड़, भूमि व भूमि से जुड़ी संपत्ति को छोड़कर सब कुछ चल संपत्ति है। तो भूमि को छोड़ दीजिए और भूमि से जो जड़ एकदम मजबूती रूप से अस्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें उन्हें छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ चल संपत्ति है। इसके बाद देखिएगा जनता से क्या आशय है? सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक, भारत के नागरिक, भारत की धरती पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय व विदेशी। तो याद रखिएगा जनता का आशय भारत की धरती पर प्रत्येक व्यक्ति है,
जनता से प्रत्येक व्यक्ति का आशय है, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, जो कोई भी वर्तमान में भारत की धरती में है वह जनता कहलाएगा कानून की नजर में। व्यक्ति से क्या आशय है, भारतीय व विदेशी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह व संगठन, कोई भारतीय विदेशी कंपनी, सभी, तो इसमें सभी आएगा। कोई भारतीय व्यक्ति भी व्यक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा, विदेशी भी गिना जाएगा, व्यक्तियों का समूह भी व्यक्ति ही मानेगा और व्यक्तियों का संगठन भी वही होगा। कोई भारतीय विदेशी कंपनी को भी व्यक्ति के अंतर्गत गिना जाएगा। दस्तावेज से क्या आशय है, कोई वस्तु जिसमें अंक, अक्षर या चिन्ह दर्ज हो, कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ जैसे कि कागज, पत्थर, धातु, लकड़ी या स्क्रीन, कोई माध्यम जैसे अक्षर, नंबर, रेखाचित्र, संकेतिक चिन्ह या उपर्युक्त सभी आएंगे। यानी दस्तावेज में कोई भी अंक, अक्षर या चिन्ह शामिल है जो कि किसी पत्थर पर, कागज पर, धातु पर, लकड़ी पर या किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा हो। उनमें क्या दिख रहा हो, जैसे अक्षर, नंबर, रेखाचित्र, सांकेतिक चिन्ह, ये सब कुछ दस्तावेज में शामिल है। यानी दस्तावेज पत्थर में हो, धातु में हो, लकड़ी में हो, कोई चिन्ह हो, कोई रेखा चित्र हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ दस्तावेज के अंतर्गत आएगा। यहां तक कि दस्तावेज में अब इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को भी शामिल किया गया है। व्हाट्सएप की चैट, ईमेल, साथ में सर्वर लॉग, ये सब कुछ भी अब यहां पर शामिल कर लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में। उसमें सरकार से क्या आशय है, सरकार शब्द से क्या आशय है, तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार या दोनों। फिर आता है क्षति से क्या आशय है, यानी कि शारीरिक चोट, मानसिक चोट, संपत्ति व सम्मान की हानि, तो ये तीनों होगा। मतलब क्षति 4 प्रकार से हो सकती है, किसी को शारीरिक चोट पहुंचाकर, मानसिक चोट पहुंचाकर, संपत्ति या सम्मान को हानि पहुंचाकर, ये चारों प्रकार हानि के हैं। फिर इसके बाद आता है विशेष विधि, यानी स्पेशल लॉ से क्या मतलब है, जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हो, जो केंद्र सरकार ने बनाया हो, जो कानून अस्थायी हो, जो कानून किसी विशेष विषय पर हो। तो जो कानून किसी विशेष विषय पर बनाया जाता है उसे हम विशेष विधि यानी स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे पोक्सो एक स्पेशल लॉ है, आर्म्स एक्ट एक स्पेशल लॉ है, क्योंकि ये किसी एक ही विषय पर फोकस करते हैं। डाउरी एक स्पेशल लॉ है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है स्थानीय विधि यानी लोकल लॉ। लोकल लॉ ये किस पर बात करता है, जो पूरे भारत में लागू हो, जो किसी क्षेत्र विशेष पर लागू हो, जो पंचायत में लागू हो, कोई नहीं। तो जो किसी क्षेत्र विशेष पर लागू हो, इसका नाम ही है स्थानीय, स्थान पर लागू हो। जो किसी क्षेत्र विशेष पर लागू, उसको स्थानीय लॉ कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मूल्यवान प्रतिभूति से क्या आशय है। प्रतिभूति का मतलब डॉक्यूमेंट ही समझिए, कोई पुस्तक, कोई हलफनामा, शपथ या कोई दस्तावेज जो संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण, अधिकार का हस्तांतरण, समाप्तिकरण प्रदान करे, तो ये होगा। यानी कोई भी दस्तावेज, जैसे वसीयत, ये एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज, मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि इसके आधार पर किसी की संपत्ति के अधिकार को बदला जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि चेक ये भी क्या है, एक मूल्यवान प्रतिभूति है, क्योंकि चेक लिखने से संपत्ति का हस्तांतरण हो जाता है, कैश का हस्तांतरण होता है। उसी प्रकार पॉलिसी या बॉन्ड या जमीन के कागजात, ये सब भी मूल्यवान प्रतिभूति हैं, क्योंकि इन कागजात को लेने या देने से क्या होता है, संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण होता है। तो कोई भी दस्तावेज जो संपत्ति के कानूनी अधिकार को हस्तांतरित करे या परिवर्तित करे, उसे मूल्यवान प्रतिभूति कहेंगे। फिर सदोष लाभ या दोषपूर्ण अभिलाभ क्या है। सदोष लाभ यानी दोषपूर्ण लाभ, वैधानिक लाभ, आर्थिक लाभ, अवैधानिक लाभ, ये कोई नहीं। तो अवैधानिक रूप से कमाया गया लाभ ही सदोष लाभ है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी को धोखा देकर अपने नाम पे जमीन करवा लेता है, तो यहां उसको हुआ तो लाभ है, लेकिन कैसा लाभ हुआ, दोषपूर्ण लाभ हुआ, इसलिए इसको सदोष लाभ कहेंगे। फिर इसके बाद आता है सदोष हानि। तो सदोष हानि क्या है, तो देखिए जिस व्यक्ति की जमीन नामे हो गई, यानी उसको हानि तो हुई ना, लेकिन क्या वो हानि होना चाहिए उसको, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको हानि हुई लेकिन दोषपूर्ण हुई, सही हानि नहीं हुई, सही कार्य उसके साथ नहीं हुआ, यानी उसको गलत तरीके से हानि पहुंचाई गई। तो इसमें आएगा अवैधानिक हानि पहुंचाना। जैसे किसी को फांसी सुनाई जाती है तो वो अवैधानिक हानि नहीं है, किसी की संपत्ति जब्त की जाती है या कुर्क की जाती है तो वो अवैधानिक हानि नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा अपराध किया इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन किसी ने ना किया हो फिर हो रहा हो तो उसी को कहते हैं सदोष हानि, यानी बिना गलती के हानि पहुंचाना, अवैधानिक हानि। फिर इसके बाद आता था अवैध। अवैध सबसे क्या आशय है, जो कानूनन अपराध है, जो कानूनन अपराध नहीं है, दोनों। जो कानूनन अपराध है वही अवैध है। यदि भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। भारत की राजधानी में, भारत के दूतावास में, सुप्रीम कोर्ट में,
भारत में कहीं भी जिस स्थान पर वह अपराधी मिले, तो वह अपराधी जहां भी मिलेगा वहीं पर कोर्ट का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीएनएस तो पूरे देश में लागू हो रहा है ना। लोक सेवक का अर्थ है केवल पुलिस, केवल शिक्षक, केवल राजनेता, कोई भी सरकारी प्रक्रिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति जिसे वेतन मिलता हो। तो याद रखिए, लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट में एमपी, एमएलए, पंचायत का सरपंच, कलेक्टर, पुलिस, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब लोग आते हैं। जो कोई भी व्यक्ति सरकारी प्रक्रिया के तहत, विधि की प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया हो किसी कल्याणकारी कार्य के लिए या सरकारी कर्तव्य को पूरा करने के लिए, और बदले में उसे वेतन, एक कमीशन मिलता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोक सेवक कहते हैं। हालांकि एमपी, एमएलए को आपराधिक कानून के मामले में लोक सेवक नहीं माना जाता, ये अलग विषय है। जज में शामिल है, तो न्यायाधीश में कौन कौन शामिल है? कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पंचायत सदस्य, सभी। तो सभी, कलेक्टर भी फैसले दे सकता है कुछ मामलों में, मजिस्ट्रेट तो दे ही सकता है, पंचायत भी फैसले करती है, तो ये भी सब शामिल होंगे जज में। हमने कहा है न्यायाधीश में वो सब शामिल है जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम फैसला दे सके, तो ये अंतिम फैसला देने का अधिकार रखते हैं। कलेक्टर कुछ मामलों में लिमिटेड है मामला, पर वो रखते हैं। सद्भावना पूर्वक कार्य क्या है? अच्छे मन से किया गया कार्य, आर्थिक लाभ हेतु किया गया कार्य, उचित सतर्कता व नेक इरादे से कार्य करना। तो यहां याद रखिएगा, अच्छे मन से कार्य करना ही सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं माना जाएगा, बल्कि उचित सतर्कता और नेक इरादे के साथ किया गया कार्य सद्भावना पूर्वक कार्य माना जाएगा। तो जैसे डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो नेक इरादे के साथ करता है कि इसका रोग हम दूर कर देंगे, तो इरादा नेक हो गया। दूसरा, सतर्कता रखता है कि गलत जगह पर इंजेक्शन ना लगे, गलत जगह पर ऑपरेशन ना हो जाए, यानी कि उचित सतर्कता के साथ करेगा, तो उसको हम कहेंगे सद्भावना पूर्वक कार्य। लेकिन इनमें से एक भी हटा दिया जाए, जैसे डॉक्टर का इरादा तो नेक था कि ऑपरेशन करके इसका रोग हटाना है, लेकिन सतर्कता नहीं बरती उसने, कुछ भी दवाई लगा दे रहा है, दवाई चेक नहीं कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो फिर वो सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है कपटपूर्ण कार्य। तो कपटपूर्ण कार्य का अर्थ क्या है? लापरवाही से कार्य करना, लाभ हेतु कार्य करना, धोखा देने व क्षति पहुंचाने के लिए कार्य करना। तो ये हो जाएगा, किसी को धोखा देने और क्षति पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो कपटपूर्ण कार्य होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का जमीन नामे करवा रहा है धोखा देकर, तो यहां पर धोखा दिया उसने, उसको हानि पहुंचाई, इसलिए ऐसा कार्य कपटपूर्ण कार्य की श्रेणी में आएगा। फिर इसके बाद आएगा बीएनएस की कौन सी धारा आईपीसी को निश्चित करती है, यानी वो कौन सी धारा है जो ये बता रही है कि आईपीसी नाम का कानून जो कि भारत में अभी तक चल रहा था वो अब समाप्त हो गया। तो ये धारा 358 है जो कि निरसन के बारे में बात करती है। ये इकलौती धारा है अध्याय 20 में, इकलौती धारा है, एक ही धारा है, और यही बताती है कि आईपीसी नाम का जो कानून था वो हट गया और उसकी जगह पर बीएनएस लागू हो गया। तो ये इकलौती धारा है जो आईपीसी को समाप्त करने की बात करती है। फिर इसके बाद आता है स्वेच्छापूर्वक कार्य से क्या आशय है? कार्य इच्छा से किया जाना, कार्य अनजाने में किया जाना, कार्य इच्छा व परिणाम के ज्ञान के साथ किया जाना। तो अगर कार्य अपनी इच्छा से और परिणाम के ज्ञान के साथ कोई करता है तो वह स्वेच्छापूर्वक कार्य कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी लेकर और बाजार जा रहा है तो वह अपनी इच्छा से जा रहा है, साथ ही वह परिणाम से ज्ञात है कि वह जो कार्य कर रहा है उससे क्या होगा, या कोई हमला कर रहा है किसी पर तो वह ज्ञात हो। तो स्वेच्छापूर्वक कार्य में इच्छा व परिणाम का ज्ञान दोनों जरूरी है। लोप से क्या आशय है? साक्ष्य छिपाना, जालसाजी करना, कानूनी कर्तव्य को पूरा न करना। तो कानूनी कर्तव्य को पूरा न करना, ओमिशन। यदि कहीं पर अपराध हो रहा है और वहां पर आप देख रहे हैं एक पुलिस अधिकारी है और सामने हिंसा देख रहा है, तो यहां पर तो पुलिस अधिकारी ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका कुछ ना करना ही अपराध है, यानी कानूनी कर्तव्य को ना निर्वहन करना लोप कहलाता है। संसर्ग से क्या आशय है? कानूनी सलाह देना, मिलकर अपराध करना, किसी अपराधी को पुलिस से छुपाकर आश्रय देना। तो किसी अपराधी को पुलिस से छुपाना या आश्रय देना, या उसको अपना वाहन देना, घर या पार्क में रखना, या अपने घर के आसपास छुपा लेना, तो इसको कहते हैं संसर्ग, यानी आश्रय देना। पुलिस से छुपाने को आश्रय देना कहते हैं। सदोष लाभ या सदोष हानि है, तो आप बताइए सदोष लाभ या हानि क्या है? एक बेईमानी पूर्वक कार्य है, क्योंकि दोनों ही कार्य में दोष लगा हुआ है, यानी दोषपूर्ण तरीके से, गलत तरीके से किया गया है। तो गलत तरीके से चाहे लाभ कमाया जाए या हानि, वह कहलाएगा तो बेईमानी पूर्वक कार्य। सद्भावना के लिए तो अच्छी नियत होना चाहिए, तो ये तो है नहीं इसमें। और साथ में कपटपूर्ण के लिए दो चीजें चाहिए थी, पहला हानि पहुंचाना, दूसरा धोखा देना। तो इसमें हानि तो आ रहा है लेकिन लाभ नहीं आ रहा, इसलिए इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, ये होगा फाइनल ऑप्शन। फिर इसके बाद आता है कुछ ऐसे ही सामान्य देख लीजिए,
पशु का क्या आशय है बीएनएस में? तो मनुष्य को छोड़कर सभी जानवर को पशु की श्रेणी में रखा गया। शपथ से क्या आशय है? किसी लोक सेवा के न्यायाधीश के समक्ष सत्य की प्रतिज्ञा लेना ही शपथ है। वसीयत से क्या आशय है? दस्तावेज जो मरणोपरांत, वह दस्तावेज जो मरणोपरांत संपत्ति के हस्तांतरण की बात करता है उसी को वसीयत कहेंगे। स्त्री, इसमें किसी भी उम्र की स्त्री या पुरुष शामिल है और साथ में पुरुष शब्द का भी किसी भी उम्र के स्त्री या पुरुष का यहां पर दिया गया। धारा 2 में जो परिभाषा दी गई है उसका क्रम क्या है? तो वर्णाक्रम है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ए से दिया गया, फिर बी से दिया गया, फिर सी का दिया गया। मतलब पहले ए शब्द जितने हैं ए लेटर के उनकी परिभाषा दी गई है, फिर बी लेटर की दी गई, फिर सी लेटर की। तो जो लेटर वाली प्रणाली अपनाई गई पहली बार ऐसा देखा गया है। धारा 2 में जितनी परिभाषाएं हैं 39 वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। गलत तरीके से लाभ पहुंचाना या हानि पहुंचाना क्या है? बेईमानी पूर्वक कार्य है, अभी हमने बताया ही है। इसके बाद आता है कूटकरण। कूटकरण क्या होता है? किसी वस्तु का नकली बनाना, नोट नकली का बना देना है, कोई वस्तु नकली बनाना, उसको कूटकरण कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।